Yes. Hello everyone. This is Kaveri Kathuria here and once again welcome back to my channel. आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट। प्राइवेटाइजेशन है क्या? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम पब्लिक सेक्टर से ऑनरशिप लेकर उसकी ऑनरशिप प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं। इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप एंड ऑपरेशन ऑफ द स्टेट ओन एंटरप्राइज। इट मीन्स ओनरशिप ट्रांसफर की जाती है पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को। और ये प्रोसेस जो है कैसे इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस कैसे लागू किया जा सकता है, इसके लिए दो वे दिए गए हैं प्राइवेटाइजेशन करने के। फर्स्ट होता है कि आप डायरेक्टली सेल कर दें। सेल कर देंगे गवर्नमेंट एंटरप्राइज को, किसको? डायरेक्टली हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सेल कर दें। या फिर जो मिक्स्ड एंटरप्राइजेस चल रहे हैं जहाँ पर ज्वाइंटली ऑनरशिप है, किसकी? गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की भी। अगर ऐसे एंटरप्राइजेस में से अगर हम गवर्नमेंट की ऑनरशिप निकाल लें तो बाकी बचेगा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का राइट। तो इनडायरेक्टली तरीके से भी हम अगर गवर्नमेंट का ऑनरशिप विड्रॉल कर लेते हैं तो बचेगा प्राइवेट सेक्टर का। तो इस तरह से भी हम प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं। तो मेनली प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि ऑनरशिप, कुछ इंडस्ट्रीज की ऑनरशिप जहाँ पर गवर्नमेंट का राइट था, गवर्नमेंट की ऑनरशिप थी, अब उसको गवर्नमेंट की ना रहकर अब वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाती है। दैट इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। जिस प्रोसेस के थ्रू ये किया जाता है उस प्रोसेस को प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। तो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? मतलब ऐसा क्या हुआ कि हम लोग पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप अब गवर्नमेंट के हाथ में ना रखते हुए प्राइवेट सेक्टर्स को दे रहे हैं? इसका बेसिक रीज़न होता है पब्लिक सेक्टर अच्छे से जब काम नहीं करता, उसकी परफॉर्मेंस जब पुअर रहती है, तब हमें ये प्रोसेस लगाना पड़ता है। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं कि जब हमने 5 ईयर प्लान्स बनाने स्टार्ट किए तो जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान बना था उसके अंदर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया था। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो रेजोल्यूशन लेकर आए थे हम 1956 में, वो बेसिकली उसमें हमने ये सिग्निफाई किया कि सिग्निफिकेंस ऑफ द पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का सिग्निफिकेंस बताया गया था और ये बताया गया था कि पब्लिक सेक्टर्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को हमने सिग्निफिकेंस वहाँ उसका दिया था। उसके बाद कहता है कि अगर हम देखें 1951 से 1991 में, 1951 से 1991 में यहाँ पर इंडस्ट्रियल बेस को रिप्रेजेंट करता है, डाइवर्सिफाई किया गया था इट्स इंडस्ट्रियल बेस बिटवीन द 1951 से 1991 में। आफ्टर दैट मेन पॉइंट कहता है कि जब हम पीएसयू की बात करते हैं, on the account of the spread of PSU, इंडियन इकोनॉमी अंडरवेंट अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ जहाँ पर हम लोग शिफ्ट कर रहे थे एग्रीकल्चर से, कहाँ शिफ्ट कर रहे थे? इंडस्ट्री सेक्टर पर शिफ्ट कर रहे थे। इंडस्ट्री सेक्टर पर हम शिफ्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम बन चुका था, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बन चुका था। और इसके लिए जब हमने शिफ्ट किया तो वहाँ पर एक सिचुएशन हमने क्या देखी कि यहाँ पर जीडीपी भी इंक्रीज हो रही थी। और पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, इसने हमें नवरत्न्स भी दिए। नवरत्न्स का मतलब है 9 ज्वेल्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज। मेन मतलब 9 रत्न दिए ऐसे, जिसको ऐसी इंडस्ट्रीज जो एक 9 रत्न का काम कर रही थी। 9 ऐसी ज्वेल्स थे जो बहुत ही अच्छा इंडस्ट्रीज काम कर रही थी, तो उन्हें इस अवार्ड से रिप्रेजेंट किया गया। आफ्टर दैट कहता है कि ग्रेजुअली मोस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टर्न इनटू द सोशल डेड वेट एंड माउंटिंग लॉसेस ऑफ द पीएसयू बिकेम अनसस्टेनेबल। बाद में इनकी परफॉर्मेंस जो है एकदम डाउन जाने लगी, डाउन जा रही थी। क्या हो रहा था? लीकेज, प्रिविलेज, इनएफिशिएंसीज, करप्शन, तो ये सब चीज़ें देखने को वहाँ मिली। सो रैम्पेंट इन द PSU that their privatization was considered as the only remedy। तो इस हिसाब से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जब हमने ये सारी सिचुएशंस फेस की कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में करप्शन चल रहा है, इनएफिशिएंसी चल रही है, लीकेज है, पिलवरेज चल रहा है, तो यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन था इस चीज़ का, प्राइवेटाइजेशन कर देना। अगर पब्लिक सेक्टर अच्छे से काम नहीं कर रही है तो हम उसकी ओनरशिप पब्लिक सेक्टर से लेकर प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं। तो यही एक रेमेडी उस समय रह गई थी। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू 1991 अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने डिसाइडेड टू फेस आउट पब्लिक एंटरप्राइजेस बाय selling its equity to the private entrepreneurs। Privatization was to replace public ownership of a large number of enterprises। बहुत सारे एंटरप्राइजेस से ओनरशिप लेकर पब्लिक सेक्टर से अब रिप्लेस कर दी गई और किसको दी गई? प्राइवेट सेक्टर्स को दी गई। However, in view of their efficient performance, Navratans were to retained as the public sector's enterprises। जो एंटरप्राइज जिनको नवरत्न का अवार्ड दिया गया था, जो बहुत अच्छा काम कर रही थी, उन्हें तो पब्लिक सेक्टर रखा गया। इसके अलावा जो भी थे जो अच्छा काम नहीं कर रहे थे, उन्हें प्राइवेटाइजेशन के थ्रू हमने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अपग्रेड देयर फंक्शनल फ्रीडम विद द व्यू टू एनहांसिंग कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। तो गवर्नमेंट क्या चाहती थी? कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहती थी।
तो कुछ ये मेन पॉइंट्स हैं, और इसमें आपको शो कर रखा है कि जो नवरत्न थी, ऐसी इंडस्ट्रीज जिन्हें नवरत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो इसमें शो कर रखी है। एक बार आप चाहें तो इसे रीड आउट कर सकते हैं। आफ्टर देन कहते हैं कि गेन और कुछ लॉस भी हुए प्राइवेटाइजेशन के। तो ऑब्वियस गेन क्या हुए, हमें प्राइवेटाइजेशन का बेनिफिट क्या रहा। फर्स्ट बेनिफिट इसका रहा सेल्फ इंटरेस्ट। अब हम लोग सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर जो है थोड़ा ध्यान दे रहे थे। इट मीन्स हम थोड़ा प्रॉफिट कमाने की तरफ ध्यान दे रहे थे, सोशल इंटरेस्ट को एक बार इग्नोर किया। सोशल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में हम लोग सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर एक बार मूव कर गए। यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि एंटरप्रेन्योर्स वर्क विद 100% कमिटमेंट, पूरी अपना एफर्ट्स लगा रहे थे, 100% एफर्ट्स लगा रहे थे, एफिशिएंसी पर ध्यान दे रहे थे, बिकम द कंडीशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ वर्कर। हाई प्रोडक्टिविटी जो है, इसका एक रिजल्ट निकल कर आया कि प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी। प्राइवेटाइजेशन कहता है कि एक्सपेक्ट प्राइवेट एंटरप्राइज टू वर्क इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। जो प्राइवेट एंटरप्राइज है वो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में काम करते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरफ से कंपटीशन को फेस करते हैं। कंपटीशन से वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करते हैं, मॉडर्नाइज करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइवेटाइजेशन प्रमोट करता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या होता है, प्रमोट करता है। अनलाइक पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर enterprises invariably generate high profit. These are used to expansion and diversification of the production. ये जनरेट करते हैं हायर प्रॉफिट। जो प्राइवेट सेक्टर होता है प्रॉफिट पर ज़्यादा ध्यान देता है, प्रॉफिट अच्छा कमाता है, एक्सपैंड भी करता है अपने प्रोडक्शन को, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन भी करता है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस भी लेकर आता है। जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होते हैं आर द टेस्टिमोनी ऑफ टू द फैक्ट दैट प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स आर कैपेबल ऑफ रीडिफाइनिंग द बेंचमार्क ऑफ द ग्रोथ। तो कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है और बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट लेकर आता है, और इससे ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट कहते हैं प्राइवेटाइजेशन प्रमोट करता है कंज्यूमर सॉवरेनिटी। कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि कस्टमर की ज़रूरत को ध्यान में रखना। अब प्राइवेट सेक्टर है, वो पैसा कमाना चाहता है, पैसा कमाना है तो मतलब उसे प्रॉफिट चाहिए। अच्छा, तो प्रॉफिट चाहिए तो वो वही प्रोडक्ट बनाएगा जो कस्टमर डिमांड करता है। तो कस्टमर की डिमांड को ध्यान में रखते हुए जब प्रोडक्ट बनाया जाता है और उसे सेल किया जाता है तो प्रॉफिट अच्छा अर्न किया जाता है। तो हायर डिग्री ऑफ द कंज्यूमर सॉवरेनिटी इंप्लाइज वाइडर चॉइस, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसे बेटर किया जाता है, कस्टमर के चॉइस के अकॉर्डिंग उसे प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया जाता है। तो प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाता है जस्ट बिकॉज कि वो कस्टमर को इंपॉर्टेंस देता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जो प्राइवेटाइजेशन से हमें मिले। ऑन द अदर हैंड कुछ लॉसेस भी देखने को मिले। लॉसेस क्या थे, फर्स्ट था सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी इज लेफ्ट टू सर्वाइव ओनली एज अ थियोरटिकल पॉसिबिलिटी। मतलब सोशल वेलफेयर जो हम लेकर चलते थे, सोशल इंटरेस्ट जो थे, वो सिर्फ एक नाम का रह गया था। वो अब प्राइवेट सेक्टर्स जो है सिर्फ मुनाफा कमाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, तो सोशल इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इग्नोर हो गया। नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन एनकरेज द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेज। प्राइवेटाइजेशन ने एनकरेज किया किसको, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज को। मतलब हम डिमांड एंड सप्लाई को लेकर चलते थे, बट इन द प्रोसेस गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली फॉर दोज हु हैव द मीन्स टू बाय देम। कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन में जो सामान बनाया जा रहा था वो उन लोगों के लिए बनाया जा रहा था जिनके पास जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो उसको परचेज करने के लायक थे। व्हेन प्राइस राइज, कहते हैं जब प्राइस बढ़ जाता है तो वीकर सेक्शन जो सोसाइटी का होता है वो सफ़र करता है, सफ़र डेप्रिवेशंस। ठीक है, तो सिरिकला ट्रेजेडी इज अ नोटेबल एविडेंस ऑफ दिस पॉइंट। तो मेनली क्या कहना चाहता है कि यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं मार्केट फोर्सेस पर, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस क्या कर रहा है यहाँ पर कि जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसे वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो लोग उसको परचेज करने के लायक हैं, जिनका पॉकेट अलाउड करता है। बाकी वीकर सेक्शन जो है उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये था हमारा प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। हम लोग लिबरलाइजेशन को डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब हमने डिस्कस किया प्राइवेटाइजेशन और अब डिस्कस करने वाले हैं लास्ट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? Globalization means integrating the economy of a country with the economy of the other country under condition of the free flow of trade and capital across borders। क्या कहता है कि अगर हम अपनी इकोनॉमी को, हमारी कंट्री की इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जब कनेक्ट कर लेते हैं, जिसके अंदर फ्री फ्लो होता है, फ्री फ्लो ऑफ द ट्रेड होता है, ट्रेड करना एकदम फ्री फ्लो होता है, आप किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं, एंड कैपिटल अक्रॉस द बॉर्डर्स, तो वो क्या कहलाता है, प्रोसेस हमारा कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। इन शॉर्ट अगर मैं इसे एक ही लाइन में कहूँ तो इसका मतलब है कि जब एक कंट्री की इकोनॉमी बाकी सभी कंट्रीज की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करती है, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल लेवल हो गया इसका। ग्लोबलाइजेशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस, growing economic interdependence and depending economic integration in the world economy।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी क्या कहता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इंक्रीज़ कर रहे हैं किस चीज़ को, ओपननेस को, मतलब हम सभी के साथ कनेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं हमारा एरिया वाइडर होगा। ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, हम बाकी इकॉनमी के साथ कनेक्ट करेंगे, उनके साथ इंटरडिपेंडेंस होगा हमारा, कुछ हम उनसे परचेज करेंगे, कुछ वो हमसे परचेज करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलेगा हमारा। डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकॉनमी, वर्ल्ड की इकॉनमी के साथ हम जो है इंटीग्रेट कर पाएंगे, जुड़ पाएंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम्स एट इंटीग्रेटिंग द इंडियन इकॉनमी विद द ग्लोबल इकॉनमी। तो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे, जो इकोनॉमिक सुधार किए गए, उसका मेन एम क्या था, इंटीग्रेट करना, जोड़ना, कनेक्ट करना किसको, इंडियन इकॉनमी को ग्लोबल की इकॉनमी के साथ। एज अ रिजल्ट देयर विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इससे क्या होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो मतलब फ्री फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। कुछ गुड्स एंड सर्विसेज वो लोग हमसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ हम उनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये सब सिस्टम चलता रहेगा। टेक्नोलॉजी का भी फ्री फ्लो होगा। एक्सपर्टाइज बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कुछ एक्सपर्टाइज, कुछ टेक्नोलॉजिकल पॉइंट्स का भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो होगा। पर्टिकुलरली इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी विल फ्लो फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड इंडिया। तो मेन पॉइंट क्या कहते हैं कि जब अगर हम कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वो हमारी कंट्री में ज़्यादा आएगा, इनफ्लो ज़्यादा करेगा जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकॉनमी के साथ कनेक्ट करेंगे, और बेसिकली वो कहाँ से आएगा, डेवलप्ड कंट्री से। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि अगर हम कहीं से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं या फिर किसी कंट्री को, हम फॉरेन कंट्री को यहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिससे फॉरेन करेंसी आएगा, तो कहीं ना कहीं वो डेवलप्ड कंट्री ही होगी जिसको हम इनवाइट करेंगे। तो डेवलप्ड कंट्री से ही कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आएगा और कैपिटल आएगा हमारी कंट्री में, तो इसलिए भी जो है ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस किया गया। अब कुछ पॉलिसी हैं, पॉलिसी स्ट्रैटेजीज promoting globalization of the Indian economy. Following are the some important policy strategies that have infused the process of globalization in the Indian economy. कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। कहता है कि जिसने जिस स्ट्रैटेजी को हमने फॉलो किया ग्लोबलाइजेशन के लिए। इंक्रीज इन द इक्विटी लिमिट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले कहता है कि इंक्रीज किया गया, किसको इंक्रीज किया गया, इक्विटी लिमिट, किसको, इक्विटी लिमिट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो फॉरेन कंट्रीज हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करती थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाती है जो, उसकी लिमिट को बढ़ाया गया। Equity limit of the foreign capital investment has been raised from the initial 40% and it is now range between the 41 to 100%। कहता है कि पहले उसे रेज किया गया, कहाँ से, इनिशियल 40%, पहले 40% तक जैसे अलाउड था, अब उस रेंज को बढ़ाया गया है बिटवीन 51 टू 100, मतलब कुछ चीज़ों में 51 से ज़्यादा भी अलाउड है, कुछ चीज़ में मतलब इसके बीच में लिमिट रहती है, तो कुछ चीज़ों में 100% तक भी अलाउड है इन्वेस्टमेंट करना, फॉरेन कंट्री हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। In 47 high priority industries, foreign direct investment to the extent of 100% has been allowed without any restriction and red tapeism। कहते हैं कि 47 हाई प्रायोरिटी जो इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है, 100% तक भी अलाउड है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एंड रेड टेपिज्म्स, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस जो है यहाँ पर अलाउड है। एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउस हैज़ ऑल्सो बीन अलाउड फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप टू 100%। कहता है कि एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस में भी जो है 100% तक फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अलाउड है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इकाया हैज़ बीन एनफोर्स्ड, फेमा एक्ट बनाया गया था, कंप्लायंस टू फेमा हैज़ बीन अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी, और उसको भी प्रायोरिटी दी गई। इट मीन्स जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर एक एक्ट लागू होता है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसे भी लागू किया गया था। नेक्स्ट इज पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का क्या मीनिंग है यहाँ देखते हैं। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपये हैज़ बीन अलाउड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमने पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी की थी, किसकी, इंडियन रुपये की, उसे अलाउ किया गया था कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए, और फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस जो होती हैं इसके लिए पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपये अलाउड की गई है। फर्स्ट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड देन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट पे अगर आप कोई इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं या डिविडेंड जो है वो पे कर रहे हैं। रिमिटनेस टू मीट फैमिली एक्सपेंस, इट इज़ कॉल्ड partial convertibility because it does not cover capital transaction। रिमिटनेस टू फैमिली एक्सपेंस, इसके लिए भी अलाउ किया गया। तो 3 कंडीशंस ऐसी है जिसके लिए पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी अलाउ की गई। तो पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी एक्चुअल में क्या मीनिंग है कि आप सेल और परचेज कर सकते हैं फॉरेन करेंसी को एट द मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस पे आप अपनी फॉरेन करेंसी अगर आपके पास है, आपने जो अर्निंग की है फॉरेन, तो उसको जो है आप सेल और उसको परचेज कर सकते हैं मार्केट प्राइसेस पर, दैट इज नोन एज द पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। तो ये अलाउ की गई थी सिर्फ 3 आइटम्स के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, और एक था रिमिटनेस टू फैमिली
मीट फैमिली एक्सपेंस। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी क्या है? इन कन्फॉर्मिटी विद द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज एनफोर्स्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इम्प्लाइंग दैट इट इज़ अ लिबरल पॉलिसी। कहता है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को एनफोर्स किया गया था काफ़ी लंबे समय तक, नियरली 5 ईयर्स, लगभग 5 साल, और इम्प्लाई करता है कि ये एक लिबरल पॉलिसी थी। अंडर दिस पॉलिसी ऑल द रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल ऑन द फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन रिमूव्ड, ओपन कंपटीशन इज एनकरेज्ड। इसके अंदर सभी रिस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल हटा दिए गए थे, फॉरेन ट्रेड पर रिमूव किए गए थे और ओपन कंपटीशन को एनकरेज किया गया। बैरिंग सम स्पेसिफिक गुड्स, मोस्ट गुड्स आर ट्रेडेड फ्री ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। कहता है कि कुछ ही गुड्स ऐसे थे जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, बाकी सभी गुड्स का ट्रेड जो है फ्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया था। तो ग्लोबलाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ को यहाँ पर अलाउ भी कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कुछ कंट्रीज़ को अलाउ कर रहे हैं कि वो 100% तक भी कुछ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी को भी अलाउ किया। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है कि आप सेल और परचेज कर सकते हैं फॉरेन करेंसी को फॉरेन ट्रांजैक्शन के लिए एट द मार्केट प्राइस। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी भी जो है उसको भी एनफोर्स किया गया लंबे समय तक के लिए, और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है हटा दी गई थी। सिर्फ कुछ गुड्स के फ्री फ्लो पर कुछ गुड्स ऐसे थे जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रखी गई थी। रिडक्शन इन टैरिफ को कम किया गया इन ऑर्डर टू एनकरेज कॉम्पिटिटिवनेस एंड द टैरिफ बैरियर्स हैज़ बीन विड्रॉन ऑन मोस्ट गुड्स ट्रेडेड बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो ट्रेड होता था उसके अंदर जो टैरिफ लगाए जाते थे, टैरिफ बैरियर्स को भी विड्रॉ किया गया। विड्रॉल ऑफ द क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को भी विड्रॉ किया गया। Since 2001, the quantitative restrictions on the all import items has been totally withdrawn. This is in conformity with the India's commitment to the WTO. कहते हैं कि इसके अंदर since 2001 तब से हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई। ऑल इम्पोर्ट आइटम, जितनी भी आइटम्स इंपोर्ट की जाती थी उनके ऊपर टोटली विड्रॉ किया गया था, और ये किया गया था किसकी कन्फर्मिटी से, किसकी सहमति के साथ, इंडियाज़ कमिटमेंट टू द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो इंडिया का कमिटमेंट था उसके अंदर जो है ये हटा दी गई थी, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को विड्रॉ किया गया था। द नेक्स्ट इज एन अप्राजल ऑफ द LPG पॉलिसीज। अब कुछ LPG पॉलिसीज मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो हम ये लेकर आए, इसका अप्राजल कहते हैं, एन अप्राजल ऑफ द LPG पॉलिसीज। LPG पॉलिसी का अप्राजल क्या रहा? अप्राजल ऑफ द LPG पॉलिसी इम्प्लाइज एन अप्राजल ऑफ द new economic policy or in appraisal of economic reforms initiated since 1991. Appraisal of LPG or the new economic policy required that the reader appreciate and understand the merit or demerit of this policy with reference to Indian economy. Appraisal का मीनिंग क्या है कि हम इसे या तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहें या फिर हम इसे LPG पॉलिसी कहें या फिर ये कहें कि एक ऐसी पॉलिसी जो 1991 में आई थी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, जो ये हमने अब क्या करना है, इसके मेरिट्स और कुछ इसके डिमेरिट्स जो है पॉलिसी की इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग जो है हम उसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखते हैं मेरिट क्या है LPG पॉलिसी का। फर्स्ट इज वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट इकोनॉमी है, कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी डेफिनेटली बिकम मोर वाइब्रेंट। ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ट्रेंड अप कर रही है, GDP ग्रो कर रहा था। पोस्ट GDP पॉलिसीज के बाद, मतलब GDP पॉलिसीज अप्लाई होने के बाद जो ग्रोथ था GDP का वो शूट अप एज हाई एज 8% पर एनम। 8% पर एनम जो है वो इंक्रीज हुआ। Stimulant to industrial production. Next point is stimulant to industrial production. LPG policy have worked as a great stimulant to industrial production in the Indian economy. It is owing to these policies that IT industries in the India has achieved the global recognition. इट मीन्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, और इसके अंदर मेनली देखा गया कि जो IT सेक्टर है, IT इंडस्ट्रीज़ जो है इंडिया में, उसने ज़्यादा मतलब बूम किया। सो हैज़ अचीव्ड द ग्लोबल रिकॉग्निशन। जो हमारे इंडिया का IT सेक्टर था उसे बहुत ज़्यादा एक पहचान मिली ग्लोबल सेक्टर पे। नेक्स्ट इज अ चेक ऑन द फिजिकल डिफेक्ट। फिजिकल डिफेक्ट्स भी चेक किए गए। माउंटिंग फिजिकल डिफेक्ट्स हैज़ बीन अ सीरियस थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम एज हाई एज 8.5% GDP has been brought down to around 3.5% of the GDP. इन शॉर्ट इसके अंदर हम ये कह सकते हैं फिजिकल डिफेक्ट्स के ऊपर भी जो है काफ़ी कंट्रोल किया गया। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन। LPG पॉलिसी से जो है इन्फ्लेशन भी कंट्रोल किया गया। इसमें बेसिकली आपको इतना डाटा रिमेंबर रखने का नीड नहीं है। तो मेन पॉइंट यहाँ कहता है कि ओइंग टू ग्रेटर फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज़ बीन लोवर्ड। इन्फ्लेशन रेट को भी जो है डाउन किया गया। एंड द नेक्स्ट इज
कंज्यूमर सॉवरेनिटी, ये आपका मेन पॉइंट है, हैज़ एक्सपेंडेड ओवर टाइम। इसका मेन पॉइंट क्या था, अगर हम जैसे प्राइवेटाइजेशन लेकर आए तो हम लोग क्या कर रहे थे, अब लोग जो है कस्टमर की नीड को माइंड में रखते हुए प्रोडक्ट बना रहे थे। लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द डाइवर्स ग्लोबल मार्केट आर नाउ विद इन द ease reach of the buyer. Producers are widely responding to the consumer's choice and preference. कंज्यूमर की चॉइस एंड प्रेफरेंस को हम मद्देनजर रखते हुए प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट अब सिर्फ अपने कंट्री के लिए, डोमेस्टिक कंट्री के लिए नहीं, डोमेस्टिक एरिया के लिए नहीं, हम अपनी इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाते थे। मतलब अब उनके लिए भी प्रोडक्ट बनाया जाता था। हमारा जो मार्केट है वो एक्सपेंड हो रहा था। Overall level of expenditure of the household has tended to rise and implying an overall rise in the welfare status of the people. कहता है कि अगर हमारा ओवरऑल खर्चा अगर बढ़ रहा है तो अगर हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा ओवरऑल राइज हो रहा है, वेलफेयर भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाया गया। अब फॉरनर्स जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, वो यहाँ आकर अगर इन्वेस्टमेंट करती हैं तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व्स बढ़ेंगे। तो कहता है कि डिप्लेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वन ऑफ द कंपेलिंग रीजन फॉर द शिफ्ट फॉर द गवर्नमेंट टू शिफ्ट टू द एलपीजी। कहता है कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, तो ये भी एक कारण था कि गवर्नमेंट को एलपीजी की तरफ मूव करना था। और उसके बाद कहता है कि थैंक्स टू दिस पॉलिसीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैज़ नाउ रीच्ड अ कंफर्टेबल लेवल। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एलपीजी जब लेकर आए तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। गुड अमाउंट ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व्स एनहांस इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स इन द इंडियन मार्केट। जब हमारे यहाँ कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत ज़्यादा बढ़े तो जो हमारे इन्वेस्टर्स थे उनको भी कॉन्फिडेंस आया कि ये इकॉनमी अच्छा चल रही है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स थे उनको भी अट्रैक्ट किया गया एलपीजी पॉलिसी के थ्रू। कहता है कि प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज़ टेकन अ क्वांटम जंप आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। एलपीजी पॉलिसीज के बाद जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था, प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, वो भी इंक्रीज हुआ। This has been a matter of the great relief to the government in a view of the fact that the domestic economy was not generating enough of surplus for reinvestment and indigenous technology was getting absolute. मेन पॉइंट यहाँ पर क्या कहते हैं कि एक मैटर था जिससे हमें रिलीफ मिला, मैटर ऑफ रिलीफ टू द गवर्नमेंट इन द व्यू ऑफ द फैक्ट दैट जो डोमेस्टिक इकोनॉमी वाज नॉट जनरेटिंग इनफ। कहता है कि पहले जो है डोमेस्टिक इकोनॉमी हमारा इतना अच्छा काम नहीं कर रही थी, इतना सरप्लस नहीं बना पा रही थी, और जो हमारी टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही पुरानी हो गई थी। तो इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नोट दैट जो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की गई, इज ऑफन अकॉम्पनीड विद द इनोवेटिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो वो नई इनोवेटिव टेक्निक लेकर आई थी। तो मेन पॉइंट क्या हुआ कि यहाँ पर एलपीजी पॉलिसीज के थ्रू हम लोगों ने प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी इंक्रीज किया। नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। इंडिया को एक पहचान मिली, क्या मिली, एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर, जिसकी इकोनॉमिक पावर बढ़ रही है। इट इज़ ओइंग टू एलपीजी पॉलिसीज एंड कंसिक्वेंट राइज इन द ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इंडिया इज नाउ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। कहता है इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हमने किए, एलपीजी की जो पॉलिसी आई, उसके बाद जो हमारा ओवरऑल लेवल इकोनॉमिक एक्टिविटी का बढ़ा, उससे इंडिया को एक पहचान मिली। किस चीज़ की पहचान मिली कि एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है, यहाँ पर इकोनॉमिक पावर एमर्ज कर रही है, जो है पनप रही है, बढ़ रही है, तो एक पहचान मिली इंडिया को। नेक्स्ट इज अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कम्पिटिटिव मार्केट। अब हम शिफ्ट कर रहे थे मोनोपोली मार्केट से। मतलब मोनोपोली मार्केट क्या होती है, एक ऐसी मार्केट जहाँ मतलब एक का ही राइट होता है। अब हम मोनोपोली मार्केट से कहाँ चल रहे हैं, कम्पिटिटिव मार्केट की तरफ मूव कर रहे थे। तो शिफ्ट हो रहा था, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन मार्केट का स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट कर रहा था। इंडियन मार्केट नाउ इंक्रीजिंगली शेडेड इन इट्स मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टर एंड बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिव इन नेचर। अब हम पहले क्या होता था कि हम लोग जो है फॉरनर्स को ज़्यादा अलाउ नहीं करते थे हमारी कंट्री में, जस्ट बिकॉज कि जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ तो हम लोगों ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतनी अलाउ नहीं की थी। यहाँ पर कुछ ही सेक्टर्स में अलाउ थी, वो भी बहुत कम अलाउ थी, और जितनी अलाउ थी उसके लिए भी लाइसेंसिंग या रिस्ट्रिक्शंस वगैरह बहुत ही रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। तो यहाँ पर एक मोनोपोलिस्टिक टाइप का एरिया था, मार्केट चल रहा था। लेकिन जब से हमने एलपीजी को फॉलो किया तो अब हम कम्पिटिटिव लेवल पर आ गए, कम्पिटिटिव मार्केट को फॉलो करने लगे। तो ये कहता है कि ये कुछ गेन थे या फिर हम कहें मेरिट्स से जो हमें एलपीजी पॉलिसी से देखने को मिले। क्या कहता है कि इंडियन इकोनॉमी हैज़ डेफिनेटली गेन्ड ग्रोथ मोमेंटम, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ नॉट ओनली एक्सेलरेटेड बट बिकम मोर डाइवर्सिफाइड, सो देयर इज डेफिनेट चेंज इन द वेलफेयर level of the people. Recognition of Indian economy as emerging power in the world is a crucial significance. तो मेन पॉइंट क्या था, एक हमें पहचान जो मिली वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स। कुछ डीमेरिट्स हैं इसके, वो भी देखते हैं।
क्या कहता है कि ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। कहता है कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं इसके। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो ये हाईलाइट करती हैं कि इसके एलपीजी के पॉलिसी के नेगेटिव पॉइंट्स के। फर्स्ट लेकर आए नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। कहता है कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा जोर दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने क्या किया कि एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट कर दिया। और कहता है कि ग्रोथ ऑफ जीडीपी हैज़ लार्जली बीन ड्राइवन फ्रॉम द सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से जीडीपी की ग्रोथ आ रही थी। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सफ़र कर रहा था सीरियस नेग्लेक्ट, बहुत ही ज़्यादा उससे नेग्लेक्ट किया गया। इसकी ग्रोथ जो है, ग्रोथ रेट हैज़ स्लाइडेड स्प्लिड टू अ मिसेबली लो लेवल, बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी इसकी ग्रोथ। हैज़ लीड टू वाइडनिंग गल्फ बिटवीन द रूरल एंड अर्बन इकोनॉमिक्स। तो एक तरह का जो है गल्फ हो गया था बिटवीन द रूरल और अर्बन इकोनॉमी के बीच में, इम्प्लाइंग द स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी। तो कहता है कहीं ना कहीं पॉवर्टी बढ़ रही थी। तो स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर अल्टीमेटली हिंडर द पॉवर्टी ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल। दिस इज बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर। कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, जस्ट बिकॉज कि हम एग्रीकल्चर से ही तो हमें रॉ मटेरियल मिलता है जो हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर ये एक प्रिंसिपल सोर्स है, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो लेबर सप्लाई की जाती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिलती है। एग्रीकल्चर सेक्टर एक सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक ट्रैक्टर एंड थ्रेशर्स। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, तो इसकी डिमांड कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में की जाती है। Now the next point is the urban concentration of growth process. क्या कहते हैं कि LPG policies have resulted in the concentration of growth process in urban area. कहता है कि सारी की सारी ग्रोथ कहाँ की जा रही थी, अर्बन एरिया में की जा रही थी। सारी की सारी कंसंट्रेशन कहाँ दी गई, ग्रोथ प्रोसेस इन द अर्बन एरिया में। थिंक ऑफ मैनी MNCs, you will hardly find its trace in the rural area of the country. कहता है कि आप MNCs के बारे में अगर सोचते हैं तो बहुत ही कम ऐसा था जहाँ पर रूरल एरिया में ध्यान दिया गया। ऑल MNC फोकस कर रही थी अर्बन एरिया में, वेयर दे फाइंड कंडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ चाहे अवेलेबल हो कि MNC वहीं पर तो मतलब इन्वेस्टमेंट करेगी अपना, लेकिन इससे रूरल एरिया को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं क्या कहता है कि एक डबल फेस शो कर रहा था विच डिपेंड्स सोशल ड्यूलिज्म्स एज वेल। तो कहीं ना कहीं हम अर्बन एरिया को डेवलप करने के लिए जो है अर्बन एरिया में ही MNCs को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट करती है, वहाँ पर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मिलती है, जैसे बैंकिंग की फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, वेयर हाउस है, स्टोरिंग है, सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं रूरल एरिया जो है इग्नोर हो रहा था। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। पॉइंट क्या कहता है कि इंडिया सफ़र कर रहा था नियरली 200 ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल कॉलोनिकल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। हमने देखा कि कॉलोनिकल एक्सप्लोटेशन किया गया था ब्रिटिश रूल्स के दौरान। वाइल द MNC आर एक्सपेंडिंग देयर इकोनॉमिक कंट्रोल वी माइट सफ़र अ शॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म्स। अब कहता है कि वापस से हम इसी सिचुएशन को फेस करेंगे कि MNCs एक्सपेंड हो रही हैं, कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिक कंट्रोल MNCs के हाथ में जा रहा है। इम्प्लाई कर रही है एक सिचुएशन को जहाँ पर MNC आर एक्सप्लोरिंग द ह्यूमन एक्सप्लॉइटिंग द Indian market to sell their products, and in the process domestic producers are marginalized owing to their poor competitive strength। कहता है कि कहीं ना कहीं अगर हम ये देखते हैं कि MNCs एक्सप्लॉइट कर रही हैं अभी भी हमारी इंडियन मार्केट को अपनी सेल को प्रोडक्ट करने के लिए, और इस प्रोसेस में जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाते हैं और वो हमारा जो MNCs का कॉम्पिटिशन है उसको फेस नहीं कर पाते। तो इनकी पुअर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ रहती है। नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म स्प्रेड हो रहा है। कहता है कि स्प्रेड ऑफ MNC इन द कंट्री एज ए कंसिक्वेंस ऑफ LPG की स्प्रेड होने की वजह से ही MNC स्प्रेड हुआ, और इसकी वजह से रिजल्ट क्या निकल कर आया, लार्ज स्केल स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म्स, और इसी से कंज्यूमरिज्म्स भी स्प्रेड कर रहा है। कहता है वैरायटी ऑफ द ग्लोबल ब्रांड इन द मार्केट हैज़ इंड्यूस्ड द मासेस टू बिकम स्पेंडथ्रिफ्ट गोइंग बियॉन्ड देयर मीन्स। कहता है कि ग्लोबल ट्रेंड एक ऐसा है कि ग्लोबल ट्रेंड जब हमारी मार्केट में आ रहा है तो वो अट्रैक्ट करता है लोगों को इतना कि हम लोग वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं। इट मीन्स हमारे जितने पास मीन्स अवेलेबल है उससे ज़्यादा हम उस पर स्पेंड करते हैं। इंडियन सोसाइटी अडोप्ट कर रही है वेस्टर्न कल्चर को, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट इज कहता है कि वेस्टर्न कल्चर ऑफ स्पेंडिंग थ्रू बोरोइंग। हमारे पास है नहीं अपना इतना रिसोर्स अवेलेबल, हम लोग क्या कर रहे हैं कि बोरो करके फिर उसको खर्च कर रहे हैं। एक्सपेंड कर रहा है साइज ऑफ मार्केट फॉर द ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर बट सर्टेनली एनहांस वल्नरेबिलिटी ऑफ द हाउस होल्ड्स एज कंज्यूमर्स। तो कहीं ना कहीं मार्केट तो एक्सपेंड कर रही है लेकिन हमारे फेवर में एक्सपेंड नहीं कर रही है। नेक्स्ट इज लूप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस। कहता है लूप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस है इसका
इट मीन्स कि अगर आप देखें कि कुछ इसके वीक पॉइंट्स आपको शो करेगा कि इट हैज़ एक्सेलरेटेड द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बट इट इज़ लूप साइडेड। एक्सेलरेट कर रहा है ग्रोथ प्रोसेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी को। इट इज़ नॉट एन इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस, इट डज नॉट इंक्लूड ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस का मतलब होता है कि सभी सेक्टर्स को इंक्लूड नहीं कर रहा। तो कहता है कि यहाँ पर ये इंक्लूड नहीं करता, सभी सेक्टर्स को एक साथ लेकर नहीं चल रहा है। इट इज़ इंक्रीजिंगली रिलाइंग ऑन द सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो ये ज़्यादा किस पर रिलाई कर रहा है? सर्विस सेक्टर पर। It is just an IT focused growth process which is gradually overshadowing the process of industrialization। कहते हैं एक ही IT सेक्टर को जो इतना हाईलाइट किया जा रहा है, ये ओवर हाईलाइट करके दिखा रहा है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शो कर रहा है। बिसाइड्स नेग्लेक्ट कर रहा है फार्मिंग सेक्टर को। And the next is, it is alarming to note that owing to liberalization and globalization, Indian farmer is shifting to the production of cash crop। अब कहता है कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि जो हमारे किसान लोग हैं वो भी ऐसी क्रॉप उगाना चाहते हैं जिससे मुनाफा ज़्यादा है, जैसे कैश क्रॉप फॉर द फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट में जिसका पैसा ज़्यादा मिलता है वही क्रॉप उगाने के लिए ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। कॉजिंग अ शॉर्टफॉल ऑफ डोमेस्टिक सप्लाईज ऑफ फूड ग्रेन। अब उनको ये कोई मतलब नहीं है कि हम फूड ग्रेन का ज़्यादा प्रोडक्शन करें, अब वो ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं जिनसे उसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कहता है कि हम लोग कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट हमारे लिए इतना बेनिफिशियल भी नहीं है। तो मतलब एक नेगेटिव पॉइंट की तरफ ये शो करता है। कल्चर इरोजन। कल्चरल इरोजन का मतलब है कि हम अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं। इंडियन सोसाइटी अपना कल्चर खो रही है। ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में हम लोग जो हैं अपना कल्चर, अपने जो वैल्यूज़ हैं उसे हम ख़त्म कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस क्या कहता है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हैज़ टेकन अ लीड ओवर ऑल पैरामीटर्स ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का मतलब है कि ज़्यादा अर्निंग करना, ज़्यादा मुनाफे की तरफ ध्यान देना, बस यही हमारा एक मेन पॉइंट हो गया। बाकी हमने जो ये मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो हमारा कल्चर है, वैल्यूज़ हैं, इन सबको हमने कहीं ना कहीं इस सभी पैरामीटर्स को इग्नोर किया है। एवरीबॉडी वांट टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड वेल ऑफ रिगार्डलेस ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द फैमिली और द सोसाइटी। अब सभी लोग जो है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, मतलब सभी चाहते हैं कि मैं कुछ करूं और कुछ कमाऊं, मतलब अपना पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो फैमिली की तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे इग्नोर कर रहे हैं। And the last point is loyalty. Loyalty toward family and toward the society, which used to strongholds of the Indian social culture, are being discarded एज यूजलेस वर्च्यू इन द वेक ऑफ मटेरियलिज्म्स। मतलब जो पहले लॉयल्टी को हम फॉलो करते थे अपनी फैमिली के रिगार्डिंग या फिर अपनी सोसाइटी के रिगार्डिंग, जो हमारी एक स्ट्रेंथ हुआ करती थी, आजकल हम जो है उसे ख़त्म करते जा रहे हैं। खो दी है हमने वो लॉयल्टी भी। अब हम सिर्फ क्या है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ ध्यान देते हैं। मतलब हर चीज़ में हम लोग जो है सिर्फ मुनाफा देखते हैं कि ये काम करने से मुनाफा होगा या नहीं। हम रिगार्डिंग हम ये नहीं देखते कि इससे बेनिफिट कितने लोगों को होगा या इससे कितने लोगों को नुकसान हो सकता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं। तो कुछ ये पॉइंट्स थे जिसके अंदर हमने एलपीजी पॉलिसीज़ के मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों को डिस्कस किए। तो आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको रिवाइज करने में आपका चैप्टर एलपीजी और या फिर हम कहें कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सो रिवाइज दिस चैप्टर विद दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। एंड सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हाफ ईयरली ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन वॉच दिस वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।